कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। आज के एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 11 की पढ़ाई के साथ करेंगे, जिसमें हम गणित में सबसे पहले समुच्चय पाठ को पढ़ेंगे, यानी सेट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण देखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में एक नया पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम बायोलॉजी में जीवों में जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 6। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं और समुच्चय का पूरक। ये देखते हैं समुच्चय पर संक्रियाओं में हम क्या पढ़ेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और साथ ही साथ सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। आइए जानते हैं समुच्चयों का सम्मिलन किसे कहते हैं। सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें A के सभी अवयवों के साथ B के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। U का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे पास एक समुच्चय है A और एक समुच्चय है B। उन दोनों के अवयवों को एक साथ लिखने पर वो हमें समुच्चयों के सम्मिलन को दर्शाते हैं तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। समुच्चयों का सम्मिलन करते समय जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, उभयनिष्ठ अवयव का मतलब जो अवयव दो बार लिखे गए हैं, जो अवयव समुच्चय A में भी है और जो अवयव समुच्चय B में भी है, उन दोनों अवयवों को खाली एक बार लिया गया हो, उसे हम उभयनिष्ठ अवयव कहते हैं। और हम लोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक समुच्चय है A 2 4 6 8 और एक समुच्चय है B 6 8 10 12। हमें ये बताना है कि क्या A B का सम्मिलन है। हमने A के और B के समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिखा और हमें क्या ज्ञात हुआ, समुच्चयों का सम्मिलन, जो क्या थे 2 4 6 8 10 और 12। जब हमने A समुच्चय के अवयव को देखा, उसके अंदर 6 और 8 था और B समुच्चय के अंदर देखा, उसमें भी 6 और 8 था। तो ये हमारे कौन से अवयव हो गए, उभयनिष्ठ अवयव। हमें क्या करना था, उभयनिष्ठ अवयवों को खाली एक बार लिखना था। ओके दोस्तों, समुच्चयों का सम्मिलन समझ गए आप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माना A हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है A E I O U और B हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अवयव हैं A I U। हमसे ये क्या पूछ रहा है कि क्या A B का सम्मिलन है या नहीं। A का सम्मिलन और A का सम्मिलन हमने B से जब निकाला तो हमने क्या लिखा, A E I O U, क्योंकि B के सारे अवयव A के अंदर पहले से ही हैं, तो हमें इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A और B दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप से हम इसे लिखते हैं A सर्वनिष्ठ है B का। मतलब
ऐसे अवयव जो समुच्चय A में भी हो और समुच्चय B में भी हो उसको हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है A E I O U और एक समुच्चय है B, उसके अंदर अवयव है A I U। हमें ये देखना है दोनों समुच्चयों में कि ऐसे कौन से अवयव हैं जो दोनों में हैं। A है दोनों में, यस, I भी दोनों में है और U भी दोनों में है, तो हमारा A का सर्वनिष्ठ B क्या होगा? A I U। ओके दोस्तों, आइए सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं। पहला, A सम्मिलन अगर B से है तो B सम्मिलन A के बराबर होगा। इसको हम क्रम विनिमय नियम के द्वारा जानते हैं। दूसरा, A का सम्मिलन B से है और A B के सम्मिलन के साथ अगर हम C का सम्मिलन कर दें तो वो बराबर होगा B और C के सम्मिलन के साथ, और उसका सम्मिलन अगर हम A से कर दें तो वो उन दोनों के बराबर होगा। तो ये हमारा कौन सा नियम है? साचर्य नियम। तीसरा, अगर A का सम्मिलन हम रिक्त समुच्चय से करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? A समुच्चय। इसे हम कहते हैं तत्समक नियम। अगर हम A का सम्मिलन A के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? A समुच्चय। हम इसको कहते हैं वर्ग सम नियम। लास्ट, अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय का सम्मिलन करें A के साथ तो हमें क्या ज्ञात होगा? सार्वत्रिक समुच्चय। इसको कहते हैं हम लोग U का नियम। सर्वनिष्ठ की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। A सर्वनिष्ठ B किसके बराबर होगा? B सर्वनिष्ठ A के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। A सर्वनिष्ठ B और इन दोनों के सर्वनिष्ठ के साथ अगर हम C का सर्वनिष्ठ कर दें तो वो बराबर होगा B सर्वनिष्ठ C के, और अगर B सर्वनिष्ठ C के साथ अगर हम A का सर्वनिष्ठ कर दें तो हमारा वो दोनों बराबर होंगे। उसे हम कहते हैं साचर्य नियम। हम रिक्त समुच्चय का सर्वनिष्ठ A के साथ कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? रिक्त समुच्चय। अगर हम A का सर्वनिष्ठ A के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा? A समुच्चय। इसे हम कहते हैं वर्ग सम नियम। अब आइए हम लोग कुछ नियम को आरेख के द्वारा समझते हैं। आइए अब बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? अगर हमें A सम्मिलन B और B सम्मिलन A दोनों को बराबर दर्शाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? पहले हम A सम्मिलन B को दर्शाएंगे। हमारे पास एक A समुच्चय है और एक B समुच्चय है, दोनों का सम्मिलन कर दिया। अब बात करते हैं B सम्मिलन A की। पहले हमने B समुच्चय बनाया, फिर हमने A समुच्चय को दर्शाया। जब हमने देखा कि A का सम्मिलन B के साथ करने पर और B का सम्मिलन A के साथ करने पर दोनों बराबर आते हैं तो ये हमारे क्या है? बराबर है। A का सर्वनिष्ठ B के साथ, आइए A समुच्चय बनाया हमने और एक बनाया हमने B समुच्चय। जो ये डार्क पोर्शन है ये हमारा क्या दर्शा रहा है? A सर्वनिष्ठ B। ऐसे ही अगर A सर्वनिष्ठ C चाहिए हमें तो हमें कैसे पता चलेगा? A का समुच्चय बनाया, फिर C का बनाया, और जो ये बीच वाला पोर्शन है डार्क वाला, ये हमें क्या दर्शा रहा है? A सर्वनिष्ठ C। बात करते हैं A सर्वनिष्ठ B और A सर्वनिष्ठ C का सम्मिलन। पहले हमें ये क्या दिखाना है? A सर्वनिष्ठ B। A और B में ऐसे कौन सा जगह है जो A और B में दोनों में आ रहा है? तो ये जो येलो वाला पोर्शन है और ये हल्का ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमें क्या दिखा रहा है? A सर्वनिष्ठ B। अब हमें क्या दर्शाना है? A सर्वनिष्ठ C, एक ऐसा पोर्शन जो A में भी है और C में भी है। तो ये हल्का पीला कलर और पीला कलर हमें क्या दर्शा रहा है? A सर्वनिष्ठ C। हमें इन दोनों का सम्मिलन दर्शाना। अगर हमें दोनों के सम्मिलन को दर्शाना है तो सारी जगह आ जाएगी जहां पे हमने कलर किया हुआ है। जैसे ये सारी जगह ये हमारी क्या दर्शाएंगी? A सर्वनिष्ठ B और A सर्वनिष्ठ C के सम्मिलन को। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं समुच्चय का अंतर क्या होता है। माना हमारे पास एक A समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 और एक समुच्चय है B 2 4 6 8। हमें ज्ञात करना है क्या A माइनस B क्या होगा? कि A माइनस B, A समुच्चय को अगर हम B में से घटा दें तो हमें क्या ज्ञात होगा?
जब हमने एक समुच्चय के अंदर से बी के समुच्चय के अवयवों को हटाया तो हमें ज्ञात हुआ 1, 3 और 5। कैसे? ए के समुच्चय कौन कौन से थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी समुच्चय के अवयव कौन कौन से थे? 2, 4, 6 और 8। जब हमने बी समुच्चय के अवयव 2, 4, 6, 8 हटाए ए समुच्चय में से तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 1, 3 और 5। ओके दोस्तों, अवयव 1, 2, 3 समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है, तथा बी को अगर हम ए से घटाएंगे तो समुच्चय 8 ए में नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा? अवयव 8। आइए बात करते हैं समुच्चय का पूरक, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक ए भी U का एक उपसमुच्चय होता है। और हम इसको कैसे दर्शाते हैं? ए पूरक के द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं कि ए में U पूरक है। अगर हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 3, 5, 7, 9, तो हमारा ए पूरक कैसे निकालेंगे हम? ए U में से सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के समुच्चय को घटा देंगे। 1 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 7 घटाया, 9 घटाया, तो हमारे पास क्या ज्ञात हुआ? 2, 4, 6, 8 और 10। 6, 4, ये 2, 4, 6, 8 और 10 हमारे क्या हो गया? ए का पूरक। आइए इसको हम लोग चित्र के अनुसार समझते हैं। हमारे पास एक ए समुच्चय है 1, 3, 5, 7, 9 और हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से जब हमने सार्वत्रिक समुच्चय को चित्र में दर्शाया तो हमने वो सारे अवयव नहीं लिखे जो ए समुच्चय में थे। तो हमारे पास कौन कौन से अवयव बच गए? 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ये सारा लाल वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा? ए पूरक। 2, 4, 6, 8 और 10। पूरकों के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं बच्चों। द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम क्या होता है? अगर हम ए पूरक का एक बार और पूरक कर दे तो हमें क्या ज्ञात होगा? ए समुच्चय। दूसरा, हमारा रिक्त समुच्चय U पूरक के बराबर होता है और U पूरक हमारा रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। और तीसरा, अगर हम लोग ए का सर्वनिष्ठ बी के साथ करें और उनका पूरक कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? ए पूरक और बी पूरक का सम्मिलन। पूरक नियम। पूरक नियम हमारा क्या होता है? अगर हम ए का सम्मिलन ए पूरक के साथ करें तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात होगा, और अगर हम ए का सर्वनिष्ठ ए पूरक के साथ करें तो हमें रिक्त समुच्चय ज्ञात होगा। डी मॉर्गन्स नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम ए का सम्मिलन बी, उन दोनों का पूरक बराबर होगा हमारे ए के पूरक के बराबर और सर्वनिष्ठ बी पूरक के बराबर। दूसरा, ए सर्वनिष्ठ बी का अगर हम पूरक करते हैं तो हमें ए पूरक सम्मिलन बी पूरक ज्ञात होगा। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, समुच्चय का पूरक और पूरकों के कुछ गुणधर्म। अगर आपको और विस्तार से जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 क्या कहता है? दिखाइए कि शब्द CATARACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द TRACT के वर्ण विन्यास अक्षरों का समुच्चय समान है। मतलब हमें ये दर्शाना है कि ये जो CATARACT के वर्ण हैं और TRACT के वर्ण विन्यास दोनों के वर्ण बराबर हैं, ये दर्शाना है। आइए तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि X हमारा एक समुच्चय है जिसके लेटर हैं CATARACT। जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में दिखाया तो हम कैसे लिखेंगे? X बराबर CATR।
बाकी के अवयवों को हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो अवयव दोहराए जा रहे थे। जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम अवयवों की संख्या को एक बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते, जो अवयव दोहराए जाते हैं। दूसरा, मान लेते हैं एक समुच्चय है हमारे पास y, उसके अवयव है TRACT। TRACT को जब हमने सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, y बराबर TRAC। t हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि t जो है 2 बार दोहराया गया था, इसलिए हमने क्या लिखा, उसे एक बार लिखा। तो हमारे 2 समुच्चय हो गए, कौन कौन से, x समुच्चय जिसके अवयव है CATR, और एक हो गया हमारा y समुच्चय जिसके अवयव है TRAC। जब हमने देखा कि क्या दोनों के अवयव समान हैं तो सबसे पहले हमने C देखा, क्या C y समुच्चय के अवयव में है? यस है, A भी है और T भी है और R भी y समुच्चय के अवयवों में है। जैसा कि हमने देखा कि सारे अवयव x के y में हैं और y के सारे अवयव x में हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x का प्रत्येक अवयव y में है तथा y का प्रत्येक अवयव x में है, अतः हम इसे ये कह सकते हैं कि x बराबर है y के। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कहता है, एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं को सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद A तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद B पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? मतलब एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं को सर्वेक्षण किया और बताया कि 720 जो उपभोक्ता हैं वो उत्पाद A को पसंद करते हैं और 450 उपभोक्ता जो हैं वो उत्पाद B को पसंद करते हैं। हमें ये दर्शाना है कि उत्पाद A और उत्पाद B दोनों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि U जो है हमारे पास सर्वेक्षण उपभोक्ताओं का एक समुच्चय है। सर्वेक्षण उपभोक्ता कितने हैं? 1000। और जो S है उन उपभोक्ताओं का समुच्चय है जिन्होंने उत्पाद A को पसंद किया है, और जो T है यहाँ पर उन उत्पादों का समुच्चय है जिन्होंने उत्पाद B को पसंद किया है। आइए देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे NU सर्वेक्षण किए गए सभी उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 1000। और NS क्या दर्शा रहा है? NS उन उपभोक्ताओं को दर्शा रहा है जो उत्पाद A को पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 720। NT उन उपभोक्ताओं को दर्शा रहा है जो लोग उत्पाद B को पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 450। इस प्रकार हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, NS सम्मिलन T बराबर NS प्लस NT माइनस NS सर्वनिष्ठ T। तो इस सूत्र के अनुसार हमने इस सूत्र में संख्या को डाला तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 1000 बराबर 720 प्लस 450 माइनस NS सर्वनिष्ठ T। NS सर्वनिष्ठ T बराबर कितना आया? 170। मतलब वो लोग हैं जो उत्पाद A को और उत्पाद B को दोनों को पसंद करते हैं, वो कितने हमारे? 170। तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ता की न्यूनतम संख्या 170 है। आइए देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कहता है? एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक 2 के लिए मिलेंगे? मतलब
एक महाविद्यालय में पदक प्रदान किए गए। कौन कौन से खेलों में? फुटबॉल में 38, बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में 20। और ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, जिनमें से 3 लोग ऐसे थे कि उनको तीनों ही खेलों में पदक प्रदान हुए। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको किन्हीं 2 खेलों में पदक प्रदान हुए। मतलब हमें क्या निकालना है? NF सर्वनिष्ठ B, मतलब फुटबॉल में भी प्रदान हुआ या फिर बास्केटबॉल में भी प्रदान हुए, प्लस NF सर्वनिष्ठ C, या तो फुटबॉल में और क्रिकेट में, प्लस NB सर्वनिष्ठ C, मतलब बास्केटबॉल में और क्रिकेट में। तो हमें ये ज्ञात करना। आइए देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं हमें। मान लीजिए कि तथा उन लोगों के समुच्चय को निरूपित करते हैं जिन्हें क्रमश फुटबॉल, बास्केटबॉल और तथा क्रिकेट के लिए पदक मिले। तो NF वो लोग हैं जिनको फुटबॉल में पदक प्रदान हुए, वो कितने हैं? 38। NB जिनको बास्केटबॉल में पदक प्रदान हुए, वो कितने हैं? 15। NC जिनको क्रिकेट में पदक प्रदान हुए, वो कितने हैं? 20। NF सम्मिलन B सम्मिलन C, ये उन लोगों की संख्या है जिनको कुल मिलाकर 58 पदक प्रदान हुए। और NF सर्वनिष्ठ B सर्वनिष्ठ C, वो कितना है? 3। मतलब ऐसे लोग जिनको तीनों ही खेलों में पदक प्रदान हुए, तो वो कितने लोग हैं? 3। तो इस प्रकार हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। NF सम्मिलन B सम्मिलन C बराबर NF प्लस NB प्लस NC माइनस NF सर्वनिष्ठ B माइनस NF सर्वनिष्ठ C माइनस NB सर्वनिष्ठ C प्लस NF सर्वनिष्ठ B सर्वनिष्ठ C। जब हमने इस सूत्र में संख्या को डाला तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 58 बराबर 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस NF सर्वनिष्ठ B माइनस NF सर्वनिष्ठ C माइनस NB सर्वनिष्ठ C प्लस 3। जब हमने इन तीनों की संख्या को ज्ञात किया तो हमें क्या मिला? 18। इसका मतलब 18 ऐसे लोग हैं जिनको फुटबॉल में और बास्केटबॉल में, फुटबॉल में और क्रिकेट में, बास्केटबॉल और क्रिकेट में पदक प्रदान हुए। ओके दोस्तों, आइए प्रश्न 4 करते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है? एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A, 26 लोग उत्पाद B, 29 लोग उत्पाद C को पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद A तथा B को, 12 लोग उत्पाद C तथा A को, 14 लोग उत्पाद B तथा C को और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद C को पसंद करते हैं। मतलब एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A को पसंद करते हैं और 26 लोग उत्पाद B को पसंद करते हैं, 29 लोग उत्पाद C को पसंद करते हैं और 14 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद A को और B को दोनों को पसंद करते हैं। 12 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद C और A को पसंद करते हैं। 14 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद B और C को पसंद करते हैं और 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो हमें खाली उन लोगों की संख्या को ज्ञात करना है जो खाली उत्पाद C को पसंद करते हैं। आइए इसको वेन आरेख के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या दिया हुआ है। NA उन लोगों की संख्या है जो उत्पाद A को पसंद करते हैं, वो कितनी है? 21। NB जो उत्पाद B को पसंद करते हैं वो है 26। NC जो उत्पाद C को पसंद करते हैं वो है 29। NA सर्वनिष्ठ B जो दोनों उत्पाद को पसंद करते हैं A और B को। NC सर्वनिष्ठ A ये उन लोगों की संख्या है जो C और A के उत्पाद को पसंद करते हैं, वो कितनी है? 12। NB सर्वनिष्ठ C वो कितनी है? 14, जो उत्पाद B को पसंद करते हैं और C को भी।
एंड ए सरफेस बी सरफेस सी बराबर 8। ये उन लोगों की संख्या है जो तीनों उत्पाद को पसंद करते हैं। तो आइए जब हम इसे वेन आरेख के माध्यम से समझेंगे तो हमने क्या देखा, ए बी सी हमारे पास 3 उत्पाद हैं। यहाँ पर ए और बी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 14। ए और सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 12। बी और सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 14। तो हमारा ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा। और जो लोग तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं उनकी संख्या है 8, यानी ये। अब हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो ए उत्पाद और बी उत्पाद को पसंद करते हैं लेकिन सी उत्पाद को नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इस 14 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। अब हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो उत्पाद ए और सी को पसंद करते हैं लेकिन बी को नहीं करते। तो हम 12 में से 8 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 यहाँ पर। अब हम ऐसे लोग निकालेंगे जो बी और सी को पसंद करते हैं लेकिन उत्पाद ए को पसंद नहीं करते। तो हम 14 में से इस 8 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। अब हमें ये सारी संख्या ज्ञात हो गई। अब हमें प्रश्न में ये पूछा था कि हमें ऐसे लोगों की संख्या निकालनी है जो उत्पाद सी को पसंद करते हो। उत्पाद सी को कितने लोग पसंद करते हैं, पहले ये देखते हैं। 29 लोग पसंद करते हैं। अगर मैं 29 में से ये 4 और 8 और 6 घटा दूं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं और ए और बी दोनों में आ रहे हैं। अगर मैं इन संख्या को घटा दूं 29 में से तो मेरे को वो वाले लोग मिल जाएंगे जो उत्पाद सी को, केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो केवल उत्पाद सी के लिए मैंने 29 में से 4, 8 और 6 घटा दिया तो मुझे क्या मिला, 11। 11 ऐसे लोग हैं जो केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होती, वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है। और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। दिमित्री इवानोविस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। फिर बाद में एम.डब्ल्यू. बेजरनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम कहा। फिर डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों जरा यहाँ देखिए, यह TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस का चित्र है जिसमें कि मैंने आरएनए और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है और ये वायरस तंबाकू मोज़ैक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग हैं: शीर्ष, कॉलर, आच्छद और तंतुपूछ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम विरियोइड को समझेंगे। सन 1971 में T.O. डायनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। विरियोइड मुक्त आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायन कहते हैं और शैवाल वाले भाग को हम शैवलांज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और विरियोइड को जाना जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय वनस्पति जगत को शुरू करेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 1 के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। प्रतिलोम फलन तथा मुख्य मान शाखा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिलोम फलन की परिभाषा से। गणित में किसी फलन का प्रतिलोम फलन उस फलन को कहते हैं जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे। किसी फलन f में x रखने पर परिणाम y मिलता है तो f के प्रतिलोम फलन में y रखने पर परिणाम x मिलेगा। f ऑफ x बराबर है y के अगर g ऑफ y बराबर है x के। आइए चित्र द्वारा इसे समझते हैं। f की प्रांत है a, b, c और परिसर है 1, 2, 3। तो f इनवर्स यानी f प्रतिलोम की प्रांत है 1, 2, 3 और परिसर होगा a, b, c। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। f(x) बराबर है 5x - 7 के। gy बराबर होगा y + 7 भाग 5 के। आइए जानते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन के प्रतिलोम के बारे में। साइन इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। देखते हैं साइन x का ग्राफ। देखते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x का ग्राफ। प्रतिलोम फलन का आलेख रेखा y x के बराबर रख के परितः संगत मूल फलन के आलेख को दर्पण प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त की जा सकती है। जानते हैं tan इनवर्स x यानी tan प्रतिलोम x के बारे में। tan इनवर्स x का प्रांत है r यानी वास्तविक संख्या और परिसर है -π/2 से π/2। जानते हैं tan x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ होगा। जानते हैं cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x के बारे में। cos इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। देखते हैं cos x का ग्राफ। cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x का ग्राफ होगा। आइए जानते हैं मुख्य मान के बारे में। शुरू करते हैं परिभाषा से। क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन एकाकी नहीं है, इनके प्रतिलोम फलन तभी संभव होंगे यदि इनके डोमेन सीमित रखे जाएं। देखते हैं तालिका। साइन इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। इसी तरह cos इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। और tan इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है -π/2 से π/2। इन फलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं कुछ और फलन के प्रांत और परिसर। cot इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है 0 से π। इसी तरह sec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है 0 से π -π/2। और cosec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2 -0। इसका मतलब 0 इसके अंतर्गत नहीं है।
आइए शुरू करते हैं मुख्य मान पर सवाल। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। मान लीजिए कि साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम -1/2 y के बराबर है। अतः साइन y बराबर होगा -1/2 के, जो कि बराबर होगा -sin π/6 के। यहाँ हमने π/6 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं sin π/6 बराबर है 1/2 के, जो कि बराबर होगा sin -π/6 के। यहाँ हम -π/6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है, जो कि इसके अंतर्गत आएगा। और साइन -π/6 बराबर है -1/2 के, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है -π/6। देखते हैं अगला प्रश्न। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कि tan इनवर्स -√3 बराबर है y के, अतः tan y बराबर होगा -√3 के, जो कि बराबर होगा -tan π/3 के। यहाँ हमने π/3 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं tan π/3 बराबर है √3 के, जो कि बराबर होगा tan -π/3 के, क्योंकि हमें ज्ञात है tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है और -π/3 इसके अंतर्गत आता है। और tan इनवर्स -π/3 -√3 के बराबर है। तो फिर tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान है -π/3। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। कोसेक इनवर्स यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स 2 बराबर है y के, जिसका मतलब कोसेक y बराबर होगा 2 के, या कोसेक π/6। यहाँ मैंने π/6 इसलिए लिखा क्योंकि कोसेक π/6 बराबर होता है 2 के, और हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स x यानी कोसेक प्रतिलोम x का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 -0 होता है। इसका मतलब कोसेक इनवर्स 2 यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान है π/6। देखते हैं अगला सवाल। कोसेक इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। शुरू करते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स √3/2 बराबर है y के। इसका मतलब cos y बराबर होगा √3/2 के, यानी cos π/6, क्योंकि cos π/6 बराबर होता है √3/2 के। हमें ज्ञात है cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। इसका मतलब cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है π/6। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा।
प्रतिलोम फलन और मुख्यमान शाखा। जानते हैं, अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिलोम फलन के गुण। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपके इस अध्याय मानव जनन से आपसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न दोस्तों एकदम सीधा साधा सा है कि इसमें आपसे वृषण और अंडाशय के 2 प्रमुख कार्यों को पूछा है, तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देने हैं। तो आइए इसको उत्तर हम जान लेते हैं। वृषण नर के प्राथमिक लैंगिक जननांग है। इसके प्रमुख कार्य हैं लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, शुक्र जनन नली में शुक्राणुओं का उत्पादन। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक जननांग है। इसके प्रमुख कार्य है अंडाशय हार्मोन का उत्पादन, अंडाणु का उत्पादन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताएं। अब दोस्तों, शुक्र जनन प्रक्रिया को जो भी हार्मोन नियंत्रित करते हैं, आपको उन हार्मोन के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आइए अब इसका उत्तर हम जान लेते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी कि यौवन आरंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रवण में काफी वृद्धि हो जाती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का स्रवण होता है। LH लीडी कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों के संश्लेषण और स्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के कार्य बताएं। पहला है पित्तपिंड, गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणु पुच्छ और झालर। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आपको शब्द दिए हुए हैं और आपको इसके कार्य लिखने हैं। तो सीधा सा प्रश्न है आपको, और आपको इसका आंसर भी एक एक करके इन शब्दों का लिखना है। पहला शब्द है पित्तपिंड। पित्तपिंड प्रोजेस्टेरॉन की बड़ी मात्रा को स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर के रखरखाव के लिए आवश्यक है। दूसरा शब्द है गर्भाशय अंतःस्तर। यह गर्भाशय की भीतरी परत है, जो कि मनुष्यों और कुछ अन्य स्तनधारियों में मासिक धर्म के दौरान नष्ट हो जाती है। यह निषेचित अंडाणु और अन्य गर्भावस्था गतिविधियों के अंतरोपण के लिए भी आवश्यक है। अगला शब्द है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक एंजाइम से भरा होता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु पुच्छ, यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। और आखिरी है झालर। यह अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को पकड़ने में मदद करता है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं। दोस्तों, ये प्रश्न में सीधा सीधा है, तो आइए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। पुरुष सहायक नलिकाओं के प्रमुख कार्य हैं शुक्राणु परिवहन में सहायता, शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण,
पुरुष सहायक ग्रंथियों का स्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। ये स्राव फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रेट, कैल्शियम, कुछ अन्य एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में समृद्ध है। ये स्राव तैरने के लिए शुक्राणु को पोषण और सक्रिय करते हैं। 5वां प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो इसमें आपको पुरुष जनन तंत्र का चित्र बना देना है, जो कि ऐसा आपको कुछ बनाना है और उसको आपको नामांकित कर देना है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है, दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे जहां पर आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे पूछेंगे। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि इस अवस्था को पहचानें, और दूसरे में पूछा है कि ए और बी संरचना का नाम बताएं। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिख देना है कि ये जो संरचना थी वो कोरक पुट्टी थी, और फिर बाद में आपको ए और बी संरचना के बारे में लिखना है कि ए अंतर कोशिका समूह है और बी कोश कोरक है। बस इतना आपको लिख देना है। 7वां प्रश्न है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? तो इसमें आपको आर्तव चक्र के बारे में पूछा गया और इसमें जो हार्मोन इसको नियंत्रित करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देना है। आइए इसका उत्तर अब हम जान लेते हैं। मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाला जनन चक्र को आर्तव चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखें। तो इसमें आपसे इन दोनों शब्दों की परिभाषा पूछी गई है, तो आपको वही इसके उत्तर में सीधे तरीके से लिख देनी है। पहले हम शुक्राणु जनन की लिखेंगे। शुक्राणु जनन शुक्राणु के परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया है। वीर्य सेचन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं। अब ऐसे प्रश्नों में आपको शुक्राणु का चित्र बना देना है और उसको आपको नामांकित कर देना है। अगला प्रश्न है, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो उसने आपसे प्रसव के बारे में पूछा और उसको कौन सा हार्मोन शुरू करता है उसके बारे में पूछा, तो आपको वही यहाँ पर लिख देने हैं। तो आइए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। मानव गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग 9 महीने है। गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण से शिशु का प्रसव होता है। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन से प्रेरित है, जो गर्भाशय की मांसपेशी पर कार्य करता है और मजबूत संकुचन का कारण बनता है। यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय मानव जनन का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।